संकट और लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने की तमाम कोशिशें जारी हैं और इसी के तहत देश के बैंक 8.4 लाख करोड़ रुपए के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च एजेंसी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते भारतीय बैंक जल्द ही 8.4 लाख करोड़ रुपए की रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और ये बैंकों के कुल कर्ज का 7.7% है। 8.4 लाख करोड़ रुपए के इन लोन में से 60% से ज्यादा को अगर रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्गठित नहीं किया गया तो उनके एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैटेगरी में जाने की आशंका है। इसमें कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट अकाउंट के लोन कवर दोनों शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग को आरबीआई के नए नियम के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि रीस्ट्रक्चरिंग का 90% हिस्सा कॉर्पोरेट लोन का है। नॉन कॉर्पोरेट लोन के रीस्ट्रक्चरिंग की कुल रकम 2.1 लाख करोड़ रुपए है। इंडिया रेटिंग के मुताबिक कॉर्पोरेट सेगमेंट में रीस्ट्रक्चरिंग का दायरा 3.3 लाख करोड़ से 6.3 लाख करोड़ तक का हो सकता है। हालांकि ये बैंकों की स्ट्रैटेजी पर भी निर्भर करेगा और इसका दायरा बड़ा है क्योंकि इसमें 53% हाई रिस्क और 47% मध्यम रिस्क का पूल है। नॉन कॉर्पोरेट लोन के रीस्ट्रक्चरिंग की कुल रकम 2.1 लाख करोड़ रुपए है। कोरोना से पहले भी इस सेगमेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट लोन कोरोना के पहले फंसा हुआ था और कोरोना के बाद इसमें 2.5 लाख करोड़ और जुड़ गया है। वहीं कर्ज का हाई रेशियो वाले सेक्टर रियल एस्टेट, एयरलाइंस, होटल में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की भागीदारी सबसे बेहतर है। आरबीआई के नियमों के रीस्ट्रक्चरिंग करने से बैंकों को राहत मिली है। महीने की शुरुआत में नॉन कॉर्पोरेट सेगमेंट के लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करने की इजाजत मिली। इसमें छोटे कारोबार, कृषि लोन, रिटेल उधार का आकार पहले ही की तुलना में बड़ा है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी जुड़ चुके हैं। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आसान शब्दों में समझना चाहेंगे ये जो रीस्ट्रक्चरिंग, लोन रीस्ट्रक्चरिंग का जो कदम उठाया जा रहा है, उसके क्या फायदे, क्या नुकसान यहां देखने को मिल सकते हैं? अखिल जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। जी सर, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को जरा ये एक्सप्लेन करिए कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कोई भी बैंक जब लोन देता है तो उसके कुछ लोन वापस आते हैं, कुछ लोन वापस नहीं आते हैं और जो लोन वापस नहीं आते उसमें भी तो दो प्रकार के बोरोवर्स होते हैं। एक जो जेन्युइन बोरोवर्स होते हैं जो इसलिए डिफॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि जो परिवेश है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, और कुछ ऐसे डिफॉल्टर्स होते हैं जो कि इंटेंशनल डिफॉल्टर्स होते हैं और उनकी मंशा ठीक नहीं होती है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि ये बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन देना और लोन की स्ट्रक्चरिंग जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और कोरोना काल में जबकि कंपनियों के कैश फ्लो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गए हैं, कैश फ्लो उनके खराब हो गए हैं, ऐसी स्थिति में जो जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं, ऐसे लोग जिनकी मंशा अच्छी है, जिन्होंने हमेशा बैंक का पैसा वापस दिया है, अगर आज वो पैसा वापस देने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे लोगों की अगर बोझा कम नहीं करेगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो इन कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और आज भी पैसा नहीं दे पाएंगे, बल्कि आगे भी पैसा नहीं दे पाएंगे। तो लोन स्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि जो ऐसे डिफॉल्टर्स, जो जेन्युइन डिफॉल्टर्स हैं, जो परिवेश में परिवर्तन की वजह से लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, इनके कंधे से थोड़ा बोझा उतारना, जैसे उनके इंटरेस्ट के रेट को कम कर देना या उनके इंटरेस्ट को फंड करके टर्म लोन में कन्वर्ट करके बाद के समय में ले लेना। क्योंकि ये जो परिवेश है, आज कोरोना का जो परिवेश है, बोरोवर्स, ऐसे बहुत सारे बोरोवर्स हैं जो डिफॉल्ट इसलिए कर रहे हैं कि परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उनकी मंशा अच्छी है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद ये स्थिति अच्छी होती है, उनके कैश फ्लो दोबारा अच्छे हो जाते हैं, तो इस 6 महीने में जो लेंडर उनको सुविधा देगा उस सुविधा का लाभ उठाकर 6 महीने के बाद जब उनके कैश फ्लो होंगे तो वो लोन वापस देने की स्थिति में होंगे और दोबारा स्टैंडर्ड एसेट बनने की उनकी संभावना होगी। तो प्रश्न ये है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है, जो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग है, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग आज के परिवेश में, जब आर्थिक परिवेश बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत ज्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लोन वापस करने में असमर्थ हैं।
जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री वही है। आपसे जानना चाह रही थी मैं सर कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी फिलहाल जरूरत है रिस्ट्रक्चरिंग की। देखिए, पहले तो एक आपका टूरिज्म सेक्टर जो है, एविएशन सेक्टर जो है, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर, ये तो पूरी तरह से खत्म है, इनकी तो बिल्कुल कैश फ्लो गड़बड़ा गए हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, जो एमएसएमई भी है, उसमें भी स्थिति यह है कि उनके कैश फ्लो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और उनके जो टर्नओवर है वो भी कम हो गया है, उनके प्रॉफिट भी कम हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको तुरंत मदद की आवश्यकता है। मदद की आवश्यकता यह है कि अगर आप अपने बोरोवर को अगर डिफॉल्टर का हाथ नहीं पकड़ेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो वो ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि फिर वो पैसा वापस देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इस समय जो लेंडर की और जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्तव्य है कि ऐसे सेक्टर जो बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में है, उनकी तो तुरंत हैंड होल्डिंग करें, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए उनसे कोई पैसा वापस न लें। क्योंकि एक तो जो इंडस्ट्री है वो इस चीज से परेशान है कि उसको पावर के लोन देने हैं, उनके बिजली के बिल देने हैं, अपने सैलरी एंड वेजेस का बिल उनको देना है, और ऐसी स्थिति में अगर खराब परिवेश में उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भी भुगतान करना पड़ेगा तो वो बैठ जाएंगे। उनकी परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो फिर अपनी इंडस्ट्री को चलाने में समर्थ नहीं होंगे। तो इस समय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को 2 कैटेगरी में इंडस्ट्री को बांटना होगा। तो कहीं ना कहीं अखिल जी ये उम्मीद लगाई जाए कि क्या ये स्टेप अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारगर या कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? संक्षेप में चाहूंगी आपका जवाब। देखिए, ये एक जो रिस्ट्रक्चरिंग है टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आप टेम्परेरीली जो आपका बोरोवर है उसके कंधे से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बोझा उतार रहे हैं जी। लेकिन आगे आने वाले समय, मान लीजिए 1 साल के लिए आपने इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं लिया, लेकिन 1 साल के बाद अगर उनके कैश फ्लो इंप्रूव होते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छी होती है, अगर हमारी जीडीपी दोबारा 10% पे चली जाती है, आईआईपी हमारा 8% पे चला जाता है, उनके कैश फ्लोज अगर इंप्रूव होते हैं तो वो नए लोन का भी भुगतान कर पाएंगे। और ये जो लोन हमने तो एक तरीके का टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन आने वाले टाइम पर और ठोस रणनीति जिससे किसी ना किसी तरह वापस से अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।